हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश व्यापम के एग्ज़ाम्स के लिए मैंने सामान्य ज्ञान के 10,000 प्रश्नों का एक कोर्स स्टार्ट किया था और इसको नाम दिया था जी सीरीज़। और इसके हम 3 भाग कर चुके थे और आज हम चौथा भाग करने वाले हैं, मतलब हम G4 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये G4 है। इसके पहले के पूरे वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आप जी सीरीज़ देखेंगे तो आपको ये पूरे भाग मिल जाएंगे। इसके अलावा लिंक में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी मैं आपको इसके पुराने बाकी। ये मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के नोट्स हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो 10 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें करंट अफेयर्स की योजनाएं, वन नीति, पशुधन जनगणना जिसमें से प्रश्न आते हैं उनके लिए ये अलग से बुक दी गई है। प्रबंधन है, कंप्यूटर दक्षता है, गणित तक शक्ति है, हिंदी है, एमपी जीके है, व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, एक विज्ञान की बुकलेट है, एक सामान्य ज्ञान की है और अंग्रेजी की है। साथ में इसके व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है जहां मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ उसकी पीडीएफ वहां पे दी जाती है। करंट अफेयर्स की तैयारी वहां पे कराई जाती है। रोज़ रीजनिंग और मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाते हैं। कुल मिला के ओवरऑल ये ग्रुप आपके लिए तैयारी का एक माध्यम है। यहाँ मैं इंपॉर्टेंट आज मैंने कंप्यूटर के कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो बनना ही बनना है, एग्जाम में आना ही आना है। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट 5-5, 10-10 क्वेश्चन का कलेक्शन मैं देती हूँ जो रोज़ के रोज़ आपको याद करना रहता है, होमवर्क करना रहता है। तो अगर आप ये पटवारी भर्ती के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो है ग्वालियर में। कहाँ पर है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो? कहाँ पर है? नारकोटिक्स ब्यूरो है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ग्वालियर में है और इसका मुख्य कार्य अफीम उत्पादन और उसके व्यापार को रोकना है। सबसे ज़्यादा अफीम मध्य प्रदेश में नीमच में पाया जाता है, मंदसौर में पाया जाता है। और यहाँ पे ग्वालियर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो है और कानून सिंथेटिक दवाओं के उत्पादन के लिए लाइसेंस भी जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप SBSI 2018 किसके सहयोग से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने की थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? तो जो स्वच्छ भारत की ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप की थी वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की थी। मानव संसाधन मंत्रालय जो है भारत सरकार का एक मंत्रालय होता है। इस मंत्रालय को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो स्कूल शिक्षा और दूसरा साक्षरता विभाग। मानव संसाधन मंत्रालय को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक बांटा है स्कूल शिक्षा और दूसरा बांटा है साक्षरता। अगला है, भारत के मूल संविधान में कौन सा प्रावधान दिया गया है? राज्यों का संघ के रूप में, एकीकृत और कार्यकाली निर्भर प्रणाली, सरकार की 3 स्तरीय प्रणाली, विधायी शक्तियों का 3 गुना वितरण। भारत के मूल संविधान में दिया गया था, तो मूल संविधान में दिया गया था विधायी शक्ति का 3 गुना वितरण। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया था? सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया था जस्टिस PV दीक्षित ने। किसने किया था? जस्टिस PV दीक्षित ने मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया था। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? तो वो हैं जस्टिस PV दीक्षित। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाइएगा। और अभी तक आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय और अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सअप पर भेज दीजिएगा। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी, आपको मेरे स्टेटस शो होते रहेंगे। जस्टिस PV दीक्षित 1959 से 1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। ये फरवरी 1966 में मध्य प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल बने थे। मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की थी, जो आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है? तो मालवा सल्तनत की स्थापना की थी दिलावर खां गौरी ने। मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिलावर खान गौरी ने की थी। और जो मालवा है वो हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये हिस्सा जो है पश्चिम का वो मालवा का क्षेत्र है। और मालवा की जो सल्तनत है
वो किसने स्थापना की थी, किसने मालवा सल्तनत की स्थापना की थी, वो थे दिलावर खान गौरी। कौन थे? दिलावर खां गौरी। दिलावर खां गौरी दिल्ली सल्तनत के पतन के दौरान मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत, मध्य भारत के मालवा प्रांत के गवर्नर बने थे और दिलावर खां ने ही शाहदाद की उपाधि धारण की थी। ये भी याद रखिएगा, दिलावर खां ने शाहदाद की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है और इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान पाने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं और किसी को ये सम्मान नहीं मिला है। तो कौन है वो? सचिन तेंदुलकर। सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाले राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है, जिससे उनको सरकारी अधिकारियों के जो कामकाज है उनके बारे में सूचना पाने का अधिकार होता है। तो ये अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में काम करने के लिए जाना जाता है। इनको अर्थशास्त्री बोला जाता है और उन्हें 1997 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है और उनको 1997 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भारत में बॉक्साइट का मध्य प्रदेश भारत के कितने प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश 20% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। एक अभी करंट की खबर है कि भारत जो है वो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और सेकेंड नंबर का निर्यातक बन गया है। ये चीनी वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और चीनी का सेकेंड नंबर का निर्यातक बन गया है। दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिकतम मेले और त्यौहार आयोजित होते हैं? सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन शहर में होते हैं। और आपसे बोले कि सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं, तो सबसे कम मेले लगते हैं होशंगाबाद में। सबसे ज़्यादा कहाँ लगते हैं? उज्जैन में लगते हैं। और सबसे कम कहाँ लगते हैं? सबसे कम लगते हैं होशंगाबाद में। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर है। इसको महाकाल की नगरी भी जाना जाता है। इसको पहले कालिदास की नगरी भी बोला जाता था उज्जैन को। 2006 में किस भारतीय को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया था? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें भारत में सूचना कानून के आंदोलन को ज़मीनी स्तर पर सक्रिय बनाने, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और गरीब नागरिकों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए सशक्त बनाने हेतु 2006 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया था? 2006 में अरविंद केजरीवाल को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। फिक्की को जो बोलते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ बोला जाता है। फिक्की के क्या बोला जाता है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ इसको बोला जाता है। और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला तथा पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। फिक्की की स्थापना किसकी सलाह पे की गई थी? महात्मा गांधी की सलाह पे की गई थी। और किसने की थी? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं और इनको सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया था। पिछले 3 क्रमिक जनगणना 1991, 2001 और 2011 में मध्य प्रदेश राज्य ने लिंग अनुपात की स्थिति में क्या प्रवृत्ति दिखाई है? तो लिंगानुपात बढ़ा है। अगर हम पिछले 30 सालों का अध्ययन करें तो लिंगानुपात क्या हुआ है? बढ़ा है।
खालिस्तान को 40 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी बोला जाता था। तो पचमढ़ी को, पचम जब गर्मी होती थी तो बैठकें जो होती थी सरकार की पचमढ़ी में होती थी, क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा रहता है। तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी किसको बोला जाता है? पचमढ़ी को बोला जाता है। और 40 वर्ष पूर्व ये मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी थी। ओएनजीसी ने 2018 में पश्चिम बंगाल के साथ मध्य प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस का आविष्कार कहाँ किया था? तो विंध्य बेसिन में किया था। कहाँ किया था? विंध्य बेसिन में किया था। ये जो ओपेक है, ओपेक बहुत इम्पोर्टेंट संगठन है तेल और प्राकृतिक गैस का। स्थापना 1960 में हुई थी और ओपेक का मुख्यालय वियना है, ये भी याद रखिएगा। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस, अगर हम भारत वाले की बात करें, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न पेट्रोलियम कंपनी है। भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान देती है। कौन? ओएनजीसी। तो ये पहले याद रखिएगा कि ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी और ये कच्चे तेल के उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान देती है। 1919 वाला जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधि जो उनको दी गई थी उसको लौटा दिया था। उनमें से जिसने अपनी उपाधि उस समय लौटाई थी वो कौन थे? पहले तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण अंग्रेजों की दी हुई उपाधि वापस लौटा दी थी। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास है। यहाँ पर रोलेट एक्ट का विरोध करने की सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर ने उस सभा में गोली मार दी थी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। 2013 में सार्वजनिक कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा जीते गए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? तो 2013 में मध्य प्रदेश को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मध्य प्रदेश को 2013 में मिला था। किस लिए मिला था? कुटीर और ग्रामोद्योग में किए गए सार्वजनिक कल्याण के लिए। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को। किस पंचवर्षीय योजना में उप योजना इंडस्ट्रियल पॉकेट वाइज हैजर्ड एनालिसिस पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेश की गई थी? तो ये 8वीं में की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय योजना है। इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। ये जो योजना है वो किसके द्वारा होती थी? पहले योजना आयोग द्वारा होती थी। उद्देश्य होता था विभिन्न पहलुओं में मानव का विकास करना। कौन प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब राज्यसभा के सदस्य और ग्राम पंचायत निकाय। कौन होता है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा? ग्राम पंचायत के जो निकाय होते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। सीधे नेता अपने वोट से नेता को चुनती है, अप्रत्यक्ष काम नहीं होता है। किस साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलंब के सिद्धांत द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया? उदयपुर को लिया गया है, नागपुर को लिया गया है, सतारा को लिया गया है, कितूर को नहीं लिया है। कितूर साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलंब के सिद्धांत द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया है। विलंब नहीं है, ये विलय है। विलय के सिद्धांत द्वारा अधिकार में किसको नहीं लिया है? कितूर को नहीं लिया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में और इसको यदा कदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक छूट दी थी। इसके लिए ये भारत में आई थी। श्री गोविंद नारायण सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक काम किया? 1967 से 1969 तक। गोविंद सिंह कब से कब तक आए थे? 1967 से 1969 तक और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। सितंबर 18 में ग्लोबल काउंटर
टेररिज्म फोरम के संरक्षण के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और किसने न्यूयॉर्क में GCTF आतंकवादी यात्रा पहल की? तो मोरक्को। फ्रेंड्स, आज मैंने एक और मध्य प्रदेश के लिए भी एक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक कोर्स स्टार्ट किया है, जो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें हम पूरा मध्य प्रदेश जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो GCTF की जो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहल हुई थी, वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? मोरक्को से हुई थी। केंद्रीय बजट 2017-18 में घोषित निर्वाचन बॉन्ड योजना का क्या उद्देश्य है? तो ये निर्वाचन बॉन्ड योजना का उद्देश्य है कि राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में अधिक पारदर्शिता लाना। निर्वाचन बॉन्ड योजना का क्या उद्देश्य है? राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाना। वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड की रजिस्ट्री का स्वचालन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड की रजिस्ट्री का स्वचालन 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 2013 में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।